एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और फिर से हाज़िर हूँ और एक नए वीडियो के साथ। और मैं आई हूँ छत पे और ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं ना मेरे हाथ में, तो इसको मैं वॉश की थी और मैं धूप में दी थी थोड़ा-सा सुखाने के लिए। तो मैं ना इससे एक चीज़ बनाऊँगी और मैं दिखाऊँगी मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो मैं धूप में दे के आई थी ताकि जल्दी से सूख जाए इसलिए, क्योंकि घर में तो धूप नहीं है। आज ना मैं किचन को डीप क्लीन करूँगी और आज मैं थोड़ा-सा फ्री हूँ। तो पहले ना उससे पहले मैं किचन का एक डेकोर आइटम मैं बनाऊँगी और मैं किस तरह से बनाऊँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी और ये बहुत ही ईज़ी से बन जाएगा। घर में तो बहुत सारा प्लाई का काम हुआ है, तो ये भी एक बोर्ड बचा हुआ था, ऐसे ही फेंका हुआ था बाहर, तो मैं उठा के लेके आई हूँ और अच्छी तरह से मैंने इसको क्लीन भी कर लिया है। तो किचन को डीप क्लीन करने से पहले मैं ये काम कर लेती हूँ ताकि ये तब तक सूख जाए। तो देखिए इसको मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, अच्छी तरह से मैंने इसको वॉश कर लिया है। लेकिन ये छत पे था ना, तो छत में तो हवा चलती है, बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी भी उड़ती है। तो इसलिए पहले मैं नैपकिन से इसको अच्छी तरह से मैं इसको पोंछ लूँगी ताकि कोई भी डस्ट ना रहे। और इसके ऊपर मैं पेंट करूँगी। तो पेंट के लिए जो स्प्रे पेंट होता है ना, तो मैं वही स्प्रे पेंट से मैं इसको पेंट कर दूँगी और मैं इसको सूखने के लिए छोड़ दूँगी तब तक, जब तक मैं डीप क्लीन करूँगी। और ये देखिए ये है पेंट, तो इसको ये स्प्रे पेंट है, इसको डायरेक्ट इसको इस तरह से अप्लाई किया जा सकता है और बहुत ही जल्दी ये सूख भी जाएगा। और मैंने इसको अच्छी तरह से स्प्रे कर लिया है और देखिए ये जो स्प्रे है ना, इस तरह से दे देने से अपने आप ही ये स्प्रेड हो जाएगा और जो कलर है हर तरफ लग जाएगा। और इसके ऊपर आपको ब्रश से काम नहीं चलाना है, मतलब ब्रश नहीं करना है। आपको इस तरह से थोड़ा-सा शेक कर देने से ना जो मतलब कलर है ये अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाएगा। तो देखिए जहाँ-जहाँ गैप है ये अपने आप ही फ़िल हो जाएगा। तो मैं थोड़ा-सा इसको रख दूँगी धूप में, बालकनी में थोड़ा-सा धूप है तो वहीं पर मैं रख दूँगी, मैं छत पे नहीं दूँगी। अगर छत पे मैं दे दूँगी तो फिर से ये डस्ट उड़ सकता है और थोड़ा-सा गंदा हो जाएगा इसलिए। तो मैंने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया है, अब ये थोड़ा-सा सूख जाए। ऐसे तो कुकिंग करते-करते जो क्लीनिंग का काम होता है तो मैं तुरंत कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत जो भी रह जाता है मैं कर लेती हूँ। लेकिन बीच-बीच में मैं डीप क्लीन भी करती हूँ, ख़ासकर वीकली हो या मंथली हो, मैं ये रूटीन में रखती हूँ। अगर ये रूटीन में आप रख लेना तो एक साथ बहुत ज़्यादा आपका काम का जो बर्डन है ये नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा कर अगर क्लीन करते रहें, तो किचन का जो एकदम बहुत ही एक्सट्रीम जो डीप क्लीन होता है ना, वो करने का ज़रूरत नहीं होगा। तो मैं ये फ़ॉलो करती हूँ और ये थोड़ा-सा काम निकाल के, टाइम निकाल के अगर आप ये कर लेना, तो बहुत ज़्यादा आप हेडेक फ्री हो जाएँगे। आप लोग तो जानते ही हैं मेरा जो लंच है ये सुबह बन जाता है, तो उसके बाद नॉर्मली जो किचन को क्लीन करना होता है वो तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन क्योंकि आज मैं डीप क्लीन करूँगी तो मैं थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मैं क्लीन करूँगी। और गैस ओवन को क्लीन करने के लिए ये मैंने स्प्रेयर मँगाया है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और मैंने पहले भी आपके साथ मैंने शेयर किया है ये किस तरह से काम करता है, कितना हेल्पफुल है। तो इसको यूज़ करने से पहले थोड़ा-सा मैं सेक कर लेती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से काम हो जाए और इसके बाद मैं इस तरह से स्प्रे कर दूँगी। और इसको इस तरह से स्प्रे कर देने के बाद ना थोड़ा-सा आप भीगने के लिए छोड़ दें, करीबन 5 मिनट या 6 मिनट। इसके बाद क्लीन करने से ना बहुत ही अच्छी तरह से ये क्लीन हो जाता है। तो मैंने इसको फूलने के लिए छोड़ दिया है, ये अच्छी तरह से पहले फूल जाए उसके बाद मैं इसको क्लीन करूँगी। और ये ख़ासकर ना जो ग्लास का जो स्टोव होता है, ग्लास का जो ओवन होता है इसमें बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, मतलब कोई स्क्रैचेस नहीं आता है, तो मैं इसको हमेशा से यूज़ करती हूँ। तो क्लीन करने से पहले सबसे पहले जितने भी सामान है ये सबको मैं हटा लेती हूँ और नहीं तो अच्छी तरह से ये क्लीन नहीं होगा। और सिंक के ऊपर जो यूटेंसिल्स होल्डर है ना, जो मैं अच्छी तरह से ड्राई करने के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ, ये वाला जो स्टैंड है। तो ये फ़ोल्डिंग सिस्टम है, ये एकदम आसानी से ये खुल जाता है और मूवेबल है, आसानी से मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, इस तरह से निकाल के मतलब क्लीन कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने इसको बाय किया है, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। मतलब फ़िक्स्ड कोई चीज़ अगर रहता है ना, तो इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए मैं वही प्रोडक्ट बाय करती हूँ जो मैं खुद हैंडल कर सकूँ, मैं खुद उसको आसानी से यूज़ कर सकूँ।
तो चलिए किचन में सबसे पहले आता है सिंक और मैं सिंक को सबसे पहले मैं क्लीन करती हूँ इसलिए क्योंकि जब किचन आप क्लीन करेंगे ना तो बहुत सारा एक्स्ट्रा यूटेंसिल्स निकल के आता है। तो अगर सिंक में रह जाएगा तो सिंक को मैं अच्छी तरह से क्लीन नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए ना मैं सबसे पहले सिंक को क्लीन करती हूँ ताकि एक्स्ट्रा जो भी यूटेंसिल्स है मैं यहाँ पर रख सकूँ। और मेरा ये जो सिंक है ना, मैंने इसको जानबूझ के स्टील का बनाया है क्योंकि आप पहले भी देखे मेरा पहले वाला जो सिंक था, मैं पहले जो यूज़ करती थी वो मार्बल का था। तो बहुत ही जल्दी जो रेड एक मार्क होता है ना, वो आ जाता था और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था मुझे वो क्लीन करने के लिए। लेकिन स्टील का सिंक में ना ये प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसानी से ये क्लीन हो जाता है। तो मैंने इसको क्लीन करने के लिए थोड़ा-सा लिक्विड जो डिस्पेंसर सोप है, मैंने इसको दे दिया है। और मैं ना इसको जब भी मैं लिक्विड डिस्पेंसर सोप जब मैं इस तरह से खरीदती हूँ ना, चाहे वो यूटेंसिल्स सारा क्लीन करने के लिए हो या सिंक क्लीन करने के लिए हो, तो मैं इसको लेमन फ्लेवर में खरीदती हूँ। तो लेमन में थोड़ा-सा फ्रेग्रेंस जो रहता है ना लेमन का, तो इससे जो सिंक का जो बदबू है ये एकदम पूरी तरह से गायब हो जाता है और बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन होता है। तो इस तरह से तो पहले मैंने इसको अच्छी तरह से स्क्रबर से स्क्रब कर लिया है। अब बीच-बीच में जो थोड़ा-थोड़ा जो रेड मार्क रह गया ना, तो इसको मैं इस तरह से ब्रश की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से रब कर लूँगी ताकि ये पूरी तरह से निकल के आ जाए। स्टील का जो सिंक है ना, ये तो क्लीन हो जाता है बहुत ही अच्छी तरह से, एक बार ऐसे ही रगड़ देने से क्लीन हो जाता है और अगर सोप दे के क्लीन करें तो और भी अच्छी तरह से क्लीन होता है। लेकिन मैं एक बार गलती कर दी थी, मेरे साथ एक बार बैड एक्सपीरियंस हो गया था। वो जो हार्पिक है ना, जिससे बेसिन क्लीन होता है, जिससे टॉयलेट क्लीन होता है, तो उसमें बहुत सारा एसिड रहता है, वो तो मुझे मालूम है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं मालूम था कि स्टील के ऊपर बहुत ज़्यादा इसमें रिएक्शन हो जाता है। तो मैं ना क्या की थी डायरेक्ट मैंने अप्लाई कर दिया था इसके ऊपर और मैं थोड़ा-सा भीगने के लिए मैं छोड़ दी थी कि अच्छी तरह से ये फूल जाए, उसके बाद मैं रगड़ के साफ़ कर लूँगी। लेकिन 5 मिनट बाद मैं देख रही हूँ कि मेरा पूरा सिंक एकदम काला-काला हो गया, मतलब बहुत ही डीप एक जो मार्क है ना, ये आ गया। और मैं मेरा तो हालत ख़राब हो गया देख के कि मैंने ये क्या कर दिया, मेरा एकदम नया सिंक है, मैंने इसको अच्छी तरह से मेंटेन किया है, क्लीन किया है, लेकिन ऐसे कैसे हो गया? फिर मैंने बहुत सारा मैंने ट्यूटोरियल देखा, वीडियो देखा, मैंने सब कुछ मैंने थोड़ा-सा इन्वेस्टिगेशन किया कि मैं ये जो स्टेन है इसको कैसे रिमूव कर सकती हूँ। तो फिर ना बहुत दिन लगा मुझे ये रिमूव करने के लिए। मैं थोड़ा-थोड़ा करके जो लेमन है ना, मैं इसको स्लाइसेस में कट कर लेती थी और भीगने के लिए छोड़ देती थी। तो इस तरह से हर रोज़ मैं ये करती रहती थी। करीबन 10-12 दिन मेरा ये लग गया जो मार्क है ना ये रिमूव होने के लिए। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कभी भी आप जो हार्पिक है ना इसको डायरेक्ट कभी भी अप्लाई मत कीजिए स्टील के ऊपर, बहुत ही एक ख़राब रिएक्शन आ जाता है इससे। बीच-बीच में इस तरह से बैड एक्सपीरियंस सबके साथ होता है, तो मुझे लगा कि मैं ये आपके साथ शेयर करूँ कि आप भी ये गलती ना करें। अगर आप क्लीन करना चाहते हो तो अगर आपका स्टील का सिंक हो तो। तो चलिए मेरा जो सिंक है इसको मैंने क्लीन कर लिया है, अब जो गैस स्टोव है इसको भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन मैं थोड़ा-सा ना स्क्रबर से मैं थोड़ा-सा स्क्रब कर लूँगी और ये बहुत ही एकदम सॉफ्ट सा स्क्रबर है, मतलब इसमें स्क्रैचेस नहीं आता है। क्योंकि मैंने मटन, चिकन इस तरह से मैं 2-3 दिन से बना रही हूँ, मेरा जो गैस स्टोव है, तो थोड़ा-सा स्टेन आ गया है इसमें मतलब ऑयल का, मसाले का, तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा इसको स्क्रब करना पड़ा। मैं ओवन को ना इस तरह से मैं क्लीन कर लेती हूँ, जो एक कॉटन कपड़ा ले लेती हूँ सॉफ्ट सा और इसको पानी में इस तरह से भिगो के मैं 2-3 बार इस तरह से पोंछ लेती हूँ। क्योंकि जिस स्लैब में मेरा ये जो गैस ओवन है ना, अपोज़िट साइड में सिंक है, तो इसको मैं पानी देके इस तरह से मैं नहीं धो सकती क्योंकि जो पानी है अगर मैं धो दूँगी ना, तो ये पानी जाने का कोई रास्ता नहीं है। फिर मेरा जो काम है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। और ऐसे भी ना गैस ओवन को ऊपर से पानी डाल के इस तरह से धोना नहीं चाहिए, जो गैस ओवन का जो लॉन्जेविटी है ये कम हो जाता है। ये प्रोसेस जो है ना ये बेस्ट होता है, आप इस तरह से इसको क्लीन करें, चाहे आपके बगल में सिंक हो या ना हो, आप इसी प्रोसेस से आप इसको क्लीन करें, तो इससे क्लीन भी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाता है और जो गैस स्टोव का जो लॉन्जेविटी है ये भी बरकरार रहता है। तो गैस ओवन को मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, अब इसके बाद जो स्लैब है इसको मैं क्लीन करूँगी और स्लैब को क्लीन करने के लिए ना मैं थोड़ा-सा जो लिक्विड डिस्पेंसर सोप है इसको मैं दे दूँगी और इसको अच्छी तरह से मैं स्क्रबर से इसको रब कर लूँगी। और ये वाले जो स्लैब है ना इसमें काम ज़्यादा होता है क्योंकि मैं यहाँ पर रोटी बेलती हूँ, चॉपिंग का काम हो, कुकिंग का काम हो, तेल मसाले का काम हो, तो ये वाला स्लैब में ज़्यादा होता है। तो इसलिए ना इसको मुझे जब भी मैं वो धोती हूँ, इसको क्लीन करती हूँ, मैं इस तरह से पहले स्क्रबर से स्क्रब कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ।
तो ये ग्रेनाइट का है, थोड़ा-सा स्क्रब करने से देखिए ये कितना एकदम क्लीन हो गया और पूरी तरह से जो भी दाग धब्बा है ये निकल के आ गया। तो इस तरह से हर एक कोना जहाँ पर है मैंने इसको अच्छी तरह से स्क्रब कर लिया है ताकि कोई भी तेल मसाले का जो भी दाग हो ये ना रहे। स्लैब को भी मैं सेम प्रोसेस से क्लीन करूँगी। तो जो कॉटन कपड़ा है मैंने इसको ले लिया है और थोड़ा-सा मैंने भिगो लिया है और मैं 2-3 बार इसको मैं चलाऊँगी इस तरह से, बीच-बीच में मैं पानी से धो लूँगी जो कपड़ा है इसको अच्छी तरह से और मैं इसको इस तरह से मैं पोंछती जाऊँगी। तो 2-3 बार कर लेने से ना बहुत ही अच्छी तरह से ये क्लीन हो जाएगा, आपको ऊपर से इस तरह से धोने का ज़रूरत नहीं है। और कोशिश करें कि जो टॉवल टाइप का जो कपड़ा होता है ना वो मत लें, इससे अच्छी तरह से ये क्लीन नहीं होता है। जो सॉफ्ट एकदम से नरम सा जो कॉटन का कपड़ा होता है ना, तो वो बेस्ट होता है। ये जो आप व्हाइट पॉट देख रहे हैं ना, तो ये प्लांटर पॉट है, इसमें प्लांट रखने का ये पॉट है, लेकिन मैं इसमें ना इस तरह से मैं मेरे भी जितने भी स्पैचुलास हैं मैं इसमें रखती हूँ। मेरे स्टील के जो भी स्पैचुलास हैं मैं यहाँ पर रखती हूँ और इससे बहुत ही आसानी होता है, हाथों के सामने रहता है, तो सब जो चीज़ है मैं इस तरह से आसानी से मैं इसको लेके यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि गैस ओवन के बगल में रहता है और सामने रहता है, तो ईज़ी रहता है यूज़ करने के लिए। और मैं ना इस तरह से नीचे एक नैपकिन भी बिछा देती हूँ ताकि एक्स्ट्रा जो भी गंदगी हो, जो भी ऑयल हो अगर गिरेगा भी तो वो आएगा पूरा टिश्यू पेपर के ऊपर बाहर नहीं आएगा। तो इस तरह से क्लीन करना भी ईज़ी होता है, आप उसको बस निकाल के बाहर फेंक दीजिए और ये क्लीन हो जाएगा। तो इस साइड का स्लैब जो है इसको मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। अब जो अपोज़िट साइड का स्लैब है इसको मैं क्लीन करूँगी। तो क्लीन करने से पहले जितने भी सामान हैं मैं पहले इसको हटा लेती हूँ। अगर सामान को नहीं हटाऊँगी तो अच्छी तरह से मैं क्लीन नहीं कर पाऊँगी। और सामान रहता है ना तो क्लीन भी नहीं होता है और थोड़ा-सा मतलब अटपटा लगता है क्लीन करने के लिए। तो जब भी मैं क्लीन करती हूँ एकदम पूरी तरह से जितने भी सामान हैं सबको मैं हटा लेती हूँ और उसके बाद में क्लीन करती हूँ। तो इसको भी मैं अच्छी तरह से मैं स्क्रबर की मदद से स्क्रब कर लूँगी। और ये जो लेमन फ्रेग्रेंस का जो ऑयल डिस्पेंसर सोप है ना, तो इससे बहुत ही एक भीनी-भीनी खुशबू आती रहती है स्लैब में। करीबन ये ना 2 दिन तक रह जाता है। तो इसलिए मैं जब भी खरीदती हूँ, मैं लेमन फ्रेग्रेंस का खरीदती हूँ और इससे क्लीन भी अच्छी तरह से होता है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी होती है। तो चलिए सब कुछ मैंने एक-एक करके मैं निकाल रही हूँ और क्लीन करती जा रही हूँ और ऊपर से मैं थोड़ा-सा जो लिक्विड सोप है इसको मैं दे रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मैं रगड़ लूँगी। काम को अगर आप थोड़ा-थोड़ा करके हर रोज़ डिवाइड कर लेंगे ना, तो काम हेडेक नहीं लगता है। लेकिन अगर वही काम को अगर आप सोच लेंगे कि नहीं 1 हफ़्ता बाद करेंगे, तो वही काम हेडेक लगने लगता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ना कि जितना भी मेरा काम हो, मैं मेरा जो बिज़ी शेड्यूल हो, उसके बीच में भी मैं टाइम निकाल के ये छोटी-मोटी जो क्लीनिंग का काम रहता है, ये मैं कर लेती हूँ, ताकि मुझे एक साथ सब कुछ निपटाना ना पड़े। और छोटी-छोटी करते-करते ना आप देखिएगा ये अपने आप ही एक हैबिट में आ जाता है क्लीन करना, एक हैबिट हो जाता है आपका। तो इसलिए मैं ये जो मेरा रूटीन है या चाहे डिसिप्लिन कह सकते हैं, तो ये मैं मेंटेन करती हूँ, ख़ासकर किचन में क्योंकि किचन को हाइजीन रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि यहाँ पर कुकिंग होता है, यहाँ पर खाने-पीने का चीज़ रहता है, सामान रहता है, तो यहाँ पर क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मेरा जो क्लीन है स्लैब का ये मैंने कर लिया है। मेरे घर में जितने भी विंडोज़ हैं ना इंक्लूड किचन का तो सब स्लाइडिंग विंडोज़ है और स्लाइडिंग विंडोज़ तो ऐसे ईज़ी रहता है मतलब ओपन क्लोज़ करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है ना ये जो चैनल होता है, इसके बीच-बीच में इस तरह से डस्ट रह जाता है ना तो इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और देखिए यहाँ पर हाथ भी नहीं पहुँचता है अच्छी तरह से, तो आप क्लीन कैसे करेंगे? तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक नैपकिन ले लेती हूँ और वो जो चॉपस्टिक होता है ना, तो वो चॉपस्टिक से मैं इस तरह से इसको क्लीन कर लेती हूँ। और नैपकिन बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो आसानी से इसको आप इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं अंदर और इस तरह से चॉपस्टिक से अच्छी तरह से मैं इसको इस तरह से रगड़ के मैं क्लीन कर लेती हूँ। और जो भी डस्ट है ना, ये एकदम आसानी से निकल के आ जाता है। और पूरी तरह से अगर क्लीन करना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा जो नैपकिन है इसको आप गीला कर लें, तो जो भी डस्ट रहेगा ना, तो ये एकदम चिपक जाएगा नैपकिन में और पूरी तरह से निकल के आ जाएगा। बेस्ट ऑप्शन होता है अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो इससे बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा डस्ट, लेकिन नहीं है तो आप ये जो टेक्निक है ये यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास तो नहीं है वैक्यूम क्लीनर तो मैं ऐसे ही मैं इसको क्लीन करती हूँ और जो चैनल्स है ये अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। तो चैनल को मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है और देखिए चॉपस्टिक से कितनी आसानी से ये क्लीन हो गया। तो इस तरह से जितने भी चैनल हैं मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। अब जो ग्लास है, विंडो का जो ग्लास है इसको भी मैं क्लीन कर लूँगी और वही कॉटन कपड़ा से मैं करूँगी।
और ये ग्लास का है, ये जो विंडो है, तो इसको भी मैं वही कपड़ा से मैं इसको क्लीन कर लूँगी, कॉटन कपड़ा से। मैंने इसको थोड़ा भिगो लिया है और अच्छी तरह से मैंने इसको निचोड़ लिया है ताकि एक्स्ट्रा जो भी पानी है ना रहे, और इसको मैं इस तरह से रगड़ के मैं क्लीन कर लूँगी। और मैं दोनों साइड से करती हूँ, मैं इस साइड से भी कर लेती हूँ और अपोज़िट साइड से भी कर लेती हूँ, ताकि जो भी स्टेन है ये निकल के आ जाता है। और ये तो ओपन क्लोज़ होते रहता है ना, कुकिंग करते टाइम भी ओपन क्लोज़ होते रहता है, तो वही हाथ में बार-बार खोलना, बंद करना, करते-करते ना हाथ का जो एक स्टेन है ये आ जाता है। तो इस तरह से मैं हर रोज़ एक बार इस तरह से मैं क्लीन कर लेती हूँ। और जो भी रॉड है इसमें भी बहुत सारा डस्ट रह जाता है, तो इसको भी क्लीन करना पड़ता है। तो लगे हाथ मैं सभी कर लेती हूँ, मतलब जो जहाँ पर जो दिखता है मैं एक साथ मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो इसको मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है और मैं इसको इस तरह से बीचों-बीच रखूँगी ताकि अच्छी तरह से हवा आए किचन में और अच्छी तरह से जो किचन है ये सूख जाए। अब जो ये स्टैंड है इसको मैं धो लूँगी, तो इसको धोने के लिए मैंने इसको बाथरूम में लेके आई हूँ और मैं इसको अच्छी तरह से मैं इसको इस तरह से पानी दे के मैं इसको धो लूँगी। अब जो स्टैंड का जो एक्स्ट्रा जो भी पार्ट्स है ना, मैं इसको भी वॉश कर लूँगी। और देखिए इसमें भी ना किस तरह से स्टेन आ जाता है, और ये तो जो स्टैंड है ना ये रॉट आयरन का है, लेकिन ये एक्स्ट्रा जो भी पार्ट्स है ना ये सब प्लास्टिक का है। तो जो वाटर का जो स्टेन है इसमें आ जाता है, रह जाता है। ऐसे तो ये सूख जाता है, बहुत जल्दी सूख जाता है, लेकिन ये स्टेन है ये रह जाता है। तो इसको भी मैं इस तरह से स्क्रबर से अच्छी तरह से मैं स्क्रब कर लूँगी। और जहाँ-जहाँ पर लग रहा है कि स्क्रबर नहीं पहुँच रहा है, तो इसको मैं जो इन्वेलिड ब्रश है इससे मैं इस तरह से रगड़ लूँगी। और देखिए थोड़ा-सा रगड़ने से ही जितना भी स्टेन है ना ये निकल के आ जा रहा है। तो इस तरह से मैं जितने भी पार्ट्स हैं मैं इसको निकाल लेती हूँ और इसको इस तरह से मैं धो लेती हूँ और अच्छी तरह से मैं सुखा के फिर से इसको मैं इस तरह से असेंबल करके मैं इसको सेट कर देती हूँ। तो ईज़ी टू यूज़ रहता है, बहुत ही आसानी से क्लीन भी हो जाता है। तो एक-एक करके जितने भी पार्ट्स हैं मैं इसको धो लूँगी। दिन में एक बार तो बर्तन वॉश होता नहीं है, बहुत बार होता है, और जितना बार भी होता है मैं स्टैंड के ऊपर ही इस तरह से पानी ड्रेन करने के लिए रख देती हूँ, जो भी यूटेंसिल्स है। तो नेचुरली जितने भी पानी का जो दाग है, स्टेन है, ये रह जाएगा, और मतलब ये सूखते रहता है और फिर से गीला हो जाता है, सूखते रहता है। तो इस तरह से जो स्टेन है ना, ये रह जाता है। तो इसलिए मुझे इसको ना 3-4 दिन बाद-बाद इस तरह से क्लीन करना पड़ता है। तो मैंने इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, धो भी लिया है। अब मैं इसको सूखने के लिए छोड़ दूँगी, और जो भी रिंग्स है ना, गैस ओवन का जो भी रिंग्स है, इसको भी मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया है। और एक मोटा-सा मैंने एक टॉवल बिछा दिया है, इसके ऊपर मैं दे दूँगी पानी ड्रेन करने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए। मेरा किचन का काम हो गया है और जितने भी सामान थे मैंने इसको सेट भी कर दिया है। अब जो प्लाईवुड है मैंने इसको सूखने के लिए छोड़ा था, तो ये भी अच्छी तरह से सूख गया है। तो अब मैं इसमें करूँगी पेंटिंग, और मैं ना किचन में एक टी कॉर्नर मैं क्रिएट करूँगी, तो उसके लिए मैं एक पेंटिंग बनाऊँगी। तो जो भी सामान रहेगा उसके साथ अगर ये पेंटिंग भी रहेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा देखने के लिए। तो मैंने जो एक्रिलिक कलर है, ब्रशेस है, ये सब ले लिया है। अब मैं इसके ऊपर एक पेंटिंग करूँगी। तो मैं ना टी पॉट बनाऊँगी, क्योंकि ये टी कॉर्नर होगा तो इससे रिलेटेड मैं एक टी पॉट बनाऊँगी। लेकिन पेंटिंग करने से पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि जो लाइन है ये इधर-उधर ना चला जाए। तो सबसे पहले मैं इसको ड्रॉ कर लूँगी। तो मैं पेंसिल से मैं इसको ड्रॉ कर लूँगी ताकि जो दाग है ये बहुत ज़्यादा डीप ना हो जाए और पेंट के नीचे आ जाए, ये मतलब ये नहीं दिखेगा इसलिए। और ये व्हाइट बोर्ड है तो इसके ऊपर कोई भी कलर बहुत ही अच्छी तरह से उभर के आएगा। तो बहुत सारा मैं कलर ऐड करूँगी और बहुत ही एक सिंपल सा मैं पेंटिंग बनाऊँगी। तो इस तरह से पेंटिंग ना मिलता है खरीद, मतलब ऑनलाइन भी हो, ऑफ़लाइन भी हो, आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर हाथ से अगर बनाएँ तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है।
तो देखिए मैंने जो टी पॉट है इसको मैंने बना लिया है और सिंपल सा मैंने इसको ड्रॉ किया है, अब मैं इसको पेंट कर लूँगी। और बहुत सारा मैं कलर्स ऐड करूँगी ताकि ये एकदम आई कैचिंग लगे और बहुत अट्रैक्टिव लगे और डिसेंट लगे ख़ासकर। तो इस तरह से मैं इसको बना लूँगी। तो इस तरह से मैं छोटे-छोटे स्ट्रोक देके मैं इसको फ़िल कर लूँगी ताकि एक स्ट्रेट लाइन बने और जो कलर्स है ये बाहर ना आ जाए इस तरह से। पेंटिंग करना मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मेरा बेस्ट मेडिटेशन कह सकते हैं आप। एक योगा और एक पेंटिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। तो जब भी टाइम मिलता है मैं इस तरह से जो भी मेरे ब्रशेस हैं, कलर्स हैं, पेंट्स हैं, पेपर्स है, मैं सब एक साथ लेके मैं बैठ जाती हूँ और जो मन आता है मैं करती रहती हूँ। मतलब अच्छा लगता है मुझे इस तरह से और कटिंग भी मैं करती रहती हूँ। लेकिन बात है ना कि आपको टाइम भी मिलना चाहिए। ऐसे तो देखने से लगता है कि वाह! बहुत ईज़ी है, झटपट बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब एक पेंटिंग करने के लिए भी ना मुझे 3 दिन से मुझे रेडी होना पड़ रहा है कि मैं कब टाइम निकाल के ये करूँ। लेकिन अगर कुछ पैशन्स अगर आपके पास है ना, तो आप ये जो टाइम है आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जो मेहनत होगी ना, जो थोड़ी-सी जो आप टाइम निकालेंगे, ये बहुत ही फ्रूटफुल होगा। मतलब एक सैटिस्फैक्शन होगा कि आपने छोटा-सा जो टाइम है, ये अपने निकाले हैं। तो इसका एक अलग ही मज़ा होता है। और मेहनत से निकाला हुआ जो टाइम है, जो काम है, इसके बाद जो रिज़ल्ट आता है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फैक्शन वाला होता है। ख़ासकर मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं तो यही मानती हूँ कि कोई भी काम के पीछे अगर एक लंबी कहानी होती है ना, मतलब एक लंबी मेहनत होती है, स्ट्रगल होती है, तो उसका मज़ा दोगुना हो जाता है जब इसका रिज़ल्ट आता है तो। वो काम चाहे जो भी हो, ड्राइंग करना हो, कुकिंग करना हो, घर को क्लीन करना हो या खुद को सँवारना हो, अपने आप को मेंटेन करना हो, जो भी हो मतलब हर एक काम में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, लगन होना चाहिए। तो उसका रिज़ल्ट 100% आपको रिटर्न में आएगा, ये मेरा मानना है। तो मैं कभी भी बिज़ी शेड्यूल के बीच में ये एक्सक्यूज़ मैं नहीं देती हूँ कि मैं ये कर नहीं पाई, वो कर नहीं पाई। मुझे ऐसा नहीं मैं कभी भी अपने आप को फ़ील करती हूँ, ना दूसरों को कराती हूँ। मुझे लगता है बिज़ी शेड्यूल में भी आप अपना पैशन को फ़ॉलो कर सकते हैं, आपका जो फ़ेवरेट काम है ये कर सकते हैं। अगर नहीं करना है वो तो अलग से एक्सक्यूज़ होता है। तो बस मेरा तो यही मानना है।